यूरोप में पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन के बाद जो तीसरी महत्वपूर्ण घटना है, जिसे हम युगांतकारी घटना कह सकते हैं, वह है कृषि और उद्योग के क्षेत्र में क्रांति। क्रांति जब हम कहते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई खूनी विद्रोह, रक्त रंजित विद्रोह क्रांति, लेकिन यहाँ क्रांति का मतलब है कि अर्थ जगत में ऐसे आमूलचूल परिवर्तन जिन्होंने यूरोप की पूरी अर्थव्यवस्था को बदल दिया, इसलिए हम इसे क्रांति कहते हैं। इस क्रांति का संबंध यूरोप की कृषि व्यवस्था और औद्योगिक व्यवस्था में परिवर्तन से है। इसलिए हम यहाँ कृषि और उद्योग के क्षेत्र में हुई इस क्रांति की बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इस क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, इस क्रांति के क्या कारण थे और इसने यूरोप सहित आगे चलकर दुनिया को किस तरह से प्रभावित किया। ध्यान देने की बात यह है कि यह क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। हमने देखा था कि किस तरह से पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में हुई थी, तो हमने देखा था कि इटली में क्यों हुई। इसी तरह से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वे क्या परिस्थितियां थी, क्या कारण थे जिन्होंने इंग्लैंड में कृषि और औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात किया। इसके पीछे कई सारे कारण जिम्मेदार थे, जैसे प्राकृतिक साधन है, ब्रिटेन में पूंजी और आवश्यक कौशल की उपलब्धता है, उसके पास बड़े पैमाने पर विद्यमान बाजार हैं, उसका औद्योगिक प्रभुत्व है, ब्रिटेन में राजनीतिक शांति और सामाजिक सहयोग है, आदि ऐसे कई कारण थे जिनकी वजह से सबसे पहले वहाँ कृषि और उद्योग के क्षेत्र में क्रांति हुई। अगर हम प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो हम देखेंगे कि किस तरह से बड़े उद्योगों के लिए जिस तरह से लोहा, कोयले जैसी प्राकृतिक संसाधनों की ज़रूरत थी, उन चीज़ों की ब्रिटेन में सुलभता से वे प्राप्त थे। इसलिए ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई। पूंजी और कुशलता की बात अगर हम करें तो बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए पूंजी ज़रूरी होती है, और ब्रिटेन एक ऐसा देश था जहां सबसे पहले बीमा कंपनियों का विकास हुआ था और बैंकिंग सिस्टम भी वहां 16वीं शताब्दी से ही पनप रहा था। और ये दोनों ऐसी व्यवस्थाएं थी जिन्होंने पूंजी को बड़ी तेज़ी से संग्रह करने की और पूंजीपतियों के वर्ग को विकसित करने की बड़ी भूमिका निभाई। अब तक दुनिया में जो उद्योग थे वो हस्त उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, छोटे छोटे उद्योग थे जिनमें लोग अमूमन बड़े पैमाने पर हाथों से काम करते थे, पारिवारिक तौर पर लोग संगठित होकर काम करते थे। लेकिन अब जिस तरफ यूरोप बढ़ रहा था उद्योगों की तरफ, वो उद्योग मशीनों के आधार पर चलने वाले थे और उनमें उनकी स्थापना के लिए बड़ी भारी मात्रा में पूंजी की ज़रूरत थी। तो ब्रिटेन ही एक ऐसा देश था जहां पूंजी का संग्रह था और पूंजी के लिए जो आवश्यक कुशलता चाहिए, कौशल चाहिए, टेक्निक चाहिए, वह लालसा, उस टेक्निक को पाने की जो जिज्ञासा चाहिए, वह सब ब्रिटेन के लोगों के पास थी। इसलिए कारखानों के लिए वहाँ सबसे पहले ज़मीन तैयार हुई। आपने उद्योग स्थापित कर लिए, उद्योगों में आप बड़े पैमाने पर माल का उत्पादन करने लगे, लेकिन अगर वो माल बिकेगा नहीं तो आप उसका उत्पादन करना आपके लिए व्यर्थ है, घाटे का सौदा है।
ब्रिटेन एक ऐसा देश था जिसका एक पूरी दुनिया में एक बड़ा साम्राज्य था, और बड़ा साम्राज्य होने की वजह से उसके पास बाजार थे। उसको उन बड़े बाज़ारों की वजह से वो मशीनों से उत्पादन करके अपने उपनिवेशों में, अपने साम्राज्य में उस माल को बेच सकता था, बिक्री कर सकता था, खपा सकता था। इसलिए वहाँ औद्योगिक क्रांति की सबसे पहले अनुकूल परिस्थितियाँ बनी। ब्रिटेन में सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी अनुकूल माहौल था। यूरोप के दूसरे देशों की तुलना में ब्रिटेन में राजनीतिक शांति थी। वह न वहाँ आंतरिक रूप से कोई अराजकता थी और न ही बाहरी तौर पर किसी देश के आक्रमण का भय था। तो राजनीतिक शांति और सामाजिक सद्भाव, सहयोग और अपेक्षाकृत उदार व्यवस्था की वजह से जो परिस्थितियाँ आर्थिक दृष्टि से बन रही थी, उन परिस्थितियों को ब्रिटेन के सामाजिक और राजनीतिक परिवेश ने पोषित किया, आगे बढ़ाया। परिणाम स्वरूप ऐसी परिस्थितियों में इन कारणों से ब्रिटेन में सबसे पहले कृषि और उद्योग से संबंधित बदलावों की क्रांति की शुरुआत हुई। कृषि के क्षेत्र में जितने उपकरणों का आविष्कार हुआ और उद्योगों के क्षेत्र में जिन मशीनों का आविष्कार हुआ, वह इसलिए भी संभव हो सका कि ब्रिटेन के लोगों में नया करने की, नई खोज करने की, नए उपकरण बनाने की, वैज्ञानिक सोच रखने की एक ललक थी, एक इच्छा थी, जिसने औद्योगिक क्रांति और कृषि क्रांति को साकार किया। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिनके चलते ब्रिटेन में सबसे पहले कृषि और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। अब हम यह देखेंगे कि ब्रिटेन में होने वाली ये कृषि और उद्योगों से संबंधित जो आमूलचूल परिवर्तन थे, जिन्हें हमने क्रांति की संज्ञा दी, ये बहुत जल्दी ही सारे यूरोप की विशेषता बन गई। यानी कि औद्योगिक क्रांति और कृषि संबंधी क्रांति के जो लक्षण ब्रिटेन में प्रकट हुए थे, जो औद्योगिकरण ब्रिटेन में शुरुआत हुई थी, धीरे धीरे वह यूरोप का एक प्रमुख लक्षण बन गया। तो अब हम उन कारणों को देखेंगे, उन कारणों की जांच करेंगे जिन्होंने ब्रिटेन में हुई शुरुआत को यूरोप में फैलाने में मदद की। तो जब हम यूरोपीय स्तर पर देखें तो हम पाते हैं कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति के लिए जो कारण जिम्मेदार थे, उनमें से प्रमुख कारण निम्न हैं। इस लिहाज से हम बात करें तो सबसे पहला कारण है यूरोप में होने वाला पुनर्जागरण और भौगोलिक खोजें। हमने देखा था कि किस तरह से पुनर्जागरण ने यूरोप में एक नई सोच को, नए दृष्टिकोण को, नए खुले समाज को, उदार समाज को, उन्नतिशील समाज को जन्म दिया था। तो पुनर्जागरण से जो नई चेतना आई थी, उसका एक प्रमुख हिस्सा वह जिधर ले जाती थी, उसमें आर्थिक उन्नति और औद्योगिकरण करना स्वाभाविक था। बड़े पैमाने पर हमने यह भी देखा था कि किस तरह से कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने के बाद बड़े पैमाने पर भौगोलिक खोजें यूरोप वासियों ने की थी, और उन भौगोलिक खोजों ने जो नयापन दिया, जो उनकी दुनिया को विस्तार दिया, उसकी वजह से यूरोप वासियों ने नई नई बस्तियां बसाईं और अपने उपनिवेशों का और साम्राज्य का लगातार विस्तार किया, जिसने औद्योगिक क्रांति को फलीभूत होने में मदद की। दूसरा कारण अगर हम देखें औद्योगिक क्रांति का, तो वो जनसंख्या में वृद्धि है। यूरोप में बड़ी तेजी से जनसंख्या बढ़ी, और इस बढ़ती हुई जनसंख्या की तमाम तरह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जिसमें रोजी रोटी एक बड़ी समस्या थी, कृषि की जो उत्पादन था वो कम था, तो ऐसी स्थिति में बढ़ती हुई जनसंख्या के दैनंदिन जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उद्योगों
की स्थापना ज़रूरी थी ताकि कम समय में ज़्यादा मात्रा में उत्पादन हो सके। इसलिए हम जनसंख्या को भी औद्योगिक क्रांति का एक प्रमुख कारण मानते हैं। एक अन्य कारण है जिसको जानने के लिए हमें फिर से पुनर्जागरण में जाना पड़ेगा। पुनर्जागरण पढ़ते वक्त हमने देखा था कि किस तरह से पुनर्जागरण ने मानववाद को बढ़ावा दिया था। यानी कि जो मानव है, जो आम आदमी है, उसकी जो ज़रूरतें हैं, उनके जो सुख दुख हैं, वो उनको महत्व दिया। उनको महत्व देने की वजह से का परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे यूरोप में यह सोच विकसित हुआ कि वे अपने जीवन का जो स्तर है, जो जीवन स्तर है, उसे सुधारें। तो जीवन स्तर को तभी सुधारा जा सकता था जबकि आर्थिक समृद्धि हो, और आर्थिक समृद्धि के लिए औद्योगिक क्रांति की ओर यूरोप अग्रसर हुआ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन, ज़्यादा से ज़्यादा सुख की ओर जब यूरोपीय समाज बढ़ने लगा तो उस सुख को, उस आराम को हासिल करने के लिए अधिक से अधिक संसाधनों की ज़रूरत थी। और इस तरह से जैसे जैसे यूरोप के संपत्तिशाली लोग, वैभवशाली लोग, धनवान लोग, व्यापारी वर्ग वैभव और विलास की तरफ बढ़ता गया, वैसे वैसे उनका जीवन स्तर ऊंचा उठता गया। और इस जीवन स्तर के उठने के साथ साथ निरंतर वस्तुओं की, चीज़ों की, आराम देने वाली चीज़ों की मांग बढ़ती गई, जिसने औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया। व्यापारी वर्ग की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। और व्यापारी वर्ग जो हमने देखा कि किस तरह से वह शुरू में भी सामंतों के खिलाफ था और उसने सामंतवाद के पतन में भी निर्णायक भूमिका निभाई थी। तो ये जो व्यापारी वर्ग था, ये सामंतवाद के खिलाफ था, धार्मिक अंधविश्वासों के खिलाफ था। धार्मिक अंधविश्वास समाप्त होने लगे थे और इन सब बदलावों की वजह से ये जो व्यापारी वर्ग था, ये लगातार धनोपार्जन करके समृद्धशाली हो रहा था। और इसके पास जो धन था, वह इस धन को ऐसी व्यापारिक गतिविधियों में लगाना चाहता था जिससे और धन बनाया जा सके। और यह प्रक्रिया बहुत सहज तरीके से, बहुत आसानी से उद्योगों के माध्यम से पूरी हो सकती थी, क्योंकि उद्योगों में निवेश करके और अधिक धन को गुणात्मक तरीके से बढ़ाया जा सकता था। अतः व्यापारी वर्ग ने अपनी पूंजी, अपनी संपत्ति औद्योगिकरण में, नए खोजबीनों में, नए आविष्कारों में लगाई। परिणाम स्वरूप औद्योगिकरण को गति मिली। एक और महत्वपूर्ण कारण था राष्ट्रीयता। हमने देखा कि पुनर्जागरण ने राष्ट्रीयता की भावनाओं को आगे बढ़ाया था। वे निरंतर बलवती होती गई, लेकिन 18वीं शताब्दी तक आते आते यह बात प्रमुखता से समझी जाने लगी कि वही देश ज़्यादा मजबूत समझा जाएगा, वही देश ज़्यादा सक्षम होगा जिसके पास आर्थिक संसाधन ज़्यादा होंगे, जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा। और आर्थिक दृष्टि से मजबूत होकर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर अधिक से अधिक धन कमाकर ही एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर अपना वर्चस्व स्थापित कर सकता था। तो ये जो आपसी होड़ थी राष्ट्रों की, जिसका आधार राष्ट्रीयता की भावना थी, इसने आर्थिक प्रगति के लिए अपने अपने देशों में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, जिससे यूरोप में औद्योगिक और कृषि संबंधी क्रांति संपन्न हुई। अंत में हमें यह भी समझना चाहिए कि पुनर्जागरण ने जिस ऐहिक जीवन पर जोर दिया था, जिस सांसारिक जीवन पर जोर दिया था, उसने आगे चलकर यूरोप में भौतिकवाद को बढ़ावा दिया। और ये जो भौतिकवाद था, ये इसका लक्ष्य ही यही था, ये इस दर्शन पर आधारित था कि अधिक से अधिक सुख भोगा जाए, और अधिक से अधिक सुख भोगने के लिए अधिक से अधिक संसाधनों की ज़रूरत थी, जिसने औद्योगिक क्रांति का एक और मजबूत आधार तैयार किया। इस तरह से ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिनकी हमने यहाँ चर्चा की, जिन्होंने पहले ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति को
की शुरुआत कराई और उसके बाद यह औद्योगिक क्रांति पूरे यूरोप की एक सामान्य घटना बनकर एक युगांतकारी घटना बन गई और जिसने यूरोप में कृषि और उद्योगों में ऐसे परिवर्तन किए जो उसको आर्थिक और कई मायनों में सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से मध्यकालीन यूरोप से बिल्कुल अलग करके नए युग में खड़ा करती थी।